अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ काला गुलाब पार्ट 3। हेलो मॉम, हाउ आर यू। आई एम फाइन बट हाउ इज़ द कॉन्सिडेंट। तुमने मुझे कॉल किया था, मुझे दिलावर ने बताया। वो उनका तंज़िया अंदाज समझ गया। क्या मॉम, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता। नहीं बेटा, बिना किसी ज़रूरत के तो तुम मुझे कभी कॉल नहीं करते। ओ मम्मा, आप जानते हो कि मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन जब से तुम गांव गए हो मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। वो दुख भरे लहजे में बोली। मम्मा, आप मुझे गलत ले रहे हो। आई लव यू मम्मा। बेटा बस करो, बटरिंग मत करो ज़्यादा। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। ठीक है मम्मा, मैं शादी करना चाहता हूँ। गांव की लड़की से। हाँ मम्मा। रयान, तुम जानते हो कि मैं उन सो कॉल्ड विलेजर गर्ल्स से तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती जो ABCD भी नहीं जानती। हाय मेरी मम्मी, इसको पूरी इंग्लिश आती है। वो सिर्फ सोच कर ही रह गया। मम्मा, वो पढ़ी लिखी है और वो सब कुछ जानती है, और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है। उसके हुस्न का जो दीद हुआ, हम पे मोहब्बत का ही गहरा वार हुआ। उसका नाम क्या है। हुंजा। रयान, ये वही लड़की है जिसके माँ बाप और फिर उसकी आंटी। हाँ हाँ मॉम, ये वही लड़की है। नहीं। क्यों। क्योंकि मैं अपने बच्चे को मौत की खाई में नहीं ढकेल सकती। मम्मा, अगर आप ना भी कहोगे तो भी मैं मर ही जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं। उसकी मम्मा किसी सूरत में राजी ना थी। तो ये आपका आखिरी डिसीजन है मम्मा, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। हाँ। तो ठीक है मम्मा, मैं अभी अपनी नसें काटने जा रहा हूँ। उसने पास पड़ा फलों की टोकरी से चाकू उठा लिया। मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। रायान ने हल्का सा छुरी का प्रेशर अपने हाथ पे बढ़ाया और इसकी एक हल्की सी सिसकारी इसके मुंह से निकली। रायान, रायान, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। प्लीज़ बेटा, स्टॉप स्टॉप, लिसन लिसन, आई एम अग्री बेटा, स्टॉप दैट ऑल। रायान ने फ़ौरन चाकू फेंका एक तरफ और फ़ोन कान से लगाया। सीरियसली मॉम। यस, वो शिकस्ताखोर लहजे में बोली। लव यू मम्मा, लव यू। मुझे पता था कि आप मान जाओगे। मैं ये प्यारी सी गुड न्यूज़ अपनी ग्रैनी को देकर आता हूँ। लव यू मम्मा, टेक केयर, बाय बाय। और फ़ोन बंद कर दिया। मिसेस दिलावर शिकस्ता अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। जिस बात का डर था रायान वही हुआ। इसका रुख अब हुंजा के कमरे की तरफ की जानिब था। आफ्टर ऑल उसे भी तो मनाना था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हुंजा को अमल से ना खाना खाने की ज़िद करते पाया। वो मुस्कुराते कुर्सी पे बैठ गया, जबकि इसे देख के ही हुंजा ने फ़ौरन खाना खाना शुरू कर लिया। अमल प्लीज़ गो आउटसाइड, आई हैड टू टॉक टू हुंजा। वो अज़बात में सर हिलाती इसकी तरफ शरारती मुस्कुराहट पास करके बाहर चली गई। तो मिस हुंजा, कैसी तबीयत है आपकी। हुंजा, बेहतर है। वो नज़रें हाथों पे गाड़े बोली। गुड, वेल आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। उसने धीरे से अज़बात में सर हिलाया। तो मिस हुंजा, मैं सीधे सीधे बात करने का आदी हूँ। विल यू मैरी मी। इसके इतने डायरेक्ट अंदाज पे एक पल को हुंजा का रंग ही उड़ गया। अगले ही पल वो खुद को संभाल कर बोली, मुझे पता है, लेकिन आपको भी पता है कि ना सुनने की मैं आदी। आपको भी पता है कि मैं ना ही कहूँगी। मुझे पता है कि आप ना कहने की आदी है, लेकिन आप ये जानती है कि मैं ना सुनने का आदी नहीं। देखिए, वो और बातें थी, मगर ये मेरी ज़िंदगी का मामला है और मैं इस पर पूरा इख्तियार रखती हूँ। वो सपाट मगर सख्त लहजे में बोली। देखो, मैं तुम्हारी इजाज़त का कोई तलबगार नहीं और मुझे तुम्हारी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ कि मुझे ग्रैनी ने कहा है कि तुम्हारी इजाज़त ज़रूरी है, तो बस इसीलिए मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ। तो ये क्रेज़ीनेस से आप सही इस तरीके से, ग्रैनी जब आपसे कल पूछेंगी तो आप उन्हें प्यार से हाँ कह देना। वो बड़े तहम्मुल से उसे बहुत कुछ बावर करा दिया। और मैं And I also don't even damn care about you. Please let me alone. I don't want anyone with me. So you want I do something wrong?
वो बेड के करीब चलते चलते आ गया, जबकि हुंजा डर के बेड के दूसरी जानिब जा लगी। मुझसे दूर रहेंगे। खुदारा, यकायक इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो फिर कल आराम से ग्रैनी को हाँ कह देना। वो इसे कहता बाहर जाने लगा जब हुंजा बोली, आप जानते क्या है मेरे बारे में? तुम्हें जानने के लिए ही तो सब कर रहा हूँ। वो कह के धीरे से मुस्कुराया और बाहर निकल गया। अल्लाह से नाउम्मीदी ना रखना, क्योंकि वो इस वक्त तुम्हारे लिए राहें खोल देता है जब तुम्हें उम्मीद भी ना हो। और अगर हम इस राह पर ना चलना चाहे, अल्लाह तुम्हें जिस राह पे ले जा रहा है चलती जाओ बच्चे, क्योंकि हो सकता है आगे फूल ही फूल हो, लेकिन आगे कांटे भी तो हो सकते हैं। हुंजा ने मासूमियत से बोला, तो उन कांटों पर भी चल देना, क्योंकि यही तो अल्लाह को पसंद है। अबीजान की बात पे वो मुस्कुराई। तो क्या आज भी मैं इस राह पे चल पड़ूं जहाँ आगे कांटे ही कांटे होंगे? वो धीरे से बोल के आंखें मूंद गई। हाँ तो बच्चे, खुलकर अपनी रजामंदी बताओ। ग्रैनी हुंजा को देख के बोली, जिसने खामोशी से पहले उन्हें देखा, फिर उनके पीछे खड़े रायान को, जिसके चेहरे पे धमकी के आसार नुमाया थे। ग्रैनी लड़की की खामोशी उसकी रजामंदी होती है। जब हुंजा खामोश ही रही तो रायान को बोलना पड़ा, जिस पे ग्रैनी ने उसे घूरा। तुमसे बात नहीं की है तो तुम खामोश रहो, बच्चे बोलो। जी, वो धीरे से बोली, जिस पे रायान के चेहरे पे सुकून के आसार नुमाया हुए, और ग्रैनी ने प्यार से इसका माथा चूम लिया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, दुआ करे अल्लाह आपके नवासे को ज़िंदगी दे। वो महज सोच ही सकी। मिसेस दिलावर इन दोनों के निकाह पे नहीं आ सकी, क्योंकि मिस्टर दिलावर आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन पूरा फंक्शन उन्होंने फ़ोन के ज़रिए अटेंड किया। निकाह के रोज़ रायान जी के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हट रही थी। ग्रे शेरवानी और बालों को नफासत से सेट किए वो किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। इसके सेट के पीछे लंबी ब्लैक मैक्सी पहने और लंबे कर्ली बाल खुले छोड़े अमल खड़ी थी, जो इसे बार बार छेड़ रही थी। अभी निकाह के बाद वो हुंजा का स्टेज पे आने का मुंतज़िर था जब अमल बोली, बस भी करो भाई, आज लगता है इंतज़ार में ही अंधे हो जाओगे। रायान ने उसे घूरा। आज मैं दूल्हा हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो भाई फिर ध्यान कीजिए, कहीं मुझे छोड़ने के चक्करों में आप अपनी दुल्हन को स्टेज पे चढ़ाने का मौका भी ना छोड़ दे। वो बोली तो इसके इर्द गिर्द खड़ी सारी लड़कियां और ग्रैनी हंस दी, जबकि उसने सामने से आती इस परी पीकर को देखा। लाल सिंपल से लहंगे पे हल्का सा मेकअप किए वो गजब ढा रही थी, लेकिन उसके चेहरा किसी भी एहसास से आरी था, जिसे देख के रायान के उभरते जज्बात थम गए। क्या सोच रहा है? पहले तुझे इसे सुलझाना है, तभी तो इसकी ज़िंदगी में कोई मकाम पाएगा। वो खुद को डपटता खड़ा हुआ और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो इसने सपाट चेहरे समेत ही थामा, जबकि पूरे हॉल में हूटिंग जारी हो गई। यू हैव अ किलिंग ब्यूटी। वो अपने जज्बात को काबू में करके भी ये कहने से खुद को रोक ना पाया, जबकि इस बात पे भी इसका रिएक्शन ज़ीरो ही रहा। डोंट बी डिसअपॉइंट रायान, यू हैव टू फेस मैनी थिंग्स फर्दर। वो अपनी चुड़ैल बहनों से बामुश्किल पीछा छुड़वा कर कमरे में आया, जहाँ उसकी नींद उड़ाने वाली बड़े सुकून से सो रही थी। थोड़ी देर के लिए रायान को दुख तो हुआ, मगर फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। वो कदम कदम चलते बेड के करीब आया और ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ के उसे देखने लगा, जिसे उसने पहली मर्तबा घूंघट की आड़ में देखा था। वो मुस्कुरा दिया। आई प्रॉमिस हुंजा रयान शाह, आई विल नॉट लेट यू फील ऑकवर्ड and I will always try to keep you happy. Sadness will go away from your lives. वो धीरे से इसके चेहरे पे आए बाल हटाता उठ गया। हमारी ज़िंदगी का नया आगाज़ मुबारक मिस हुंजा रायान शाह। वो दौड़ रही थी घने जंगलों में, अकेली सिर्फ वही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जब अचानक आतिफ ने उसके बाल पकड़ लिए। तूने मुझे मारा, मैं तुझे भी नहीं जीने दूंगा। नहीं नहीं आतिफ भाई, मैंने कुछ नहीं किया, सच में वो सिर्फ हादसा था। इसकी आंख हुंजा की आवाज़ पे खुली। वो कुछ बोल रही थी नींद में। हाँ, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया तो उसे कुछ बात समझ आई। नहीं नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, सच में वो सिर्फ हादसा था। हुंजा का जिस्म भी
हौले से लरज़ रहा था। रायान ने इसके चेहरे को थपथपाया, जिस पे उसका ख्वाब टूट गया। वो सहमी सहमी निगाहों से अपने से थोड़े फासले में रायान के चेहरे को देखने लगी। इसकी सांसें फूल रही थी वो, और चेहरा आंसुओं और पसीने से तर था। रायान ने पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया, जिससे उसने खामोशी से थाम के पी लिया। आर यू ओके? उसने इस बात में सर हिलाया और आंखें मूंद के लेट गई। जब उसके कानों में रायान की आवाज़ पड़ी, डू यू वांट शेयर समथिंग विथ मी? उसने बंद आंखों से ही नफ़ी में सर हिला दिया। कोई नहीं, बहुत जल्द तुम करोगी। वो बड़बड़ाता लैंप ऑफ करके लेट गया। वो उठी तो कमरा खाली था। वो फ्रेश होने की गर्ज से उठी जब उसे बाथरूम के डोर पे स्टिकी नोट दिखा, तैयार होके नीचे आ जाओ वरना। यहाँ भी धमकी। इसके जहन में माजी की यादें ताज़ा हो गई। अबीजान, ये क्या ये हर चीज़ का टाइम है। आपने वक्त की पाबंदी पे ऐसे पढ़ा है ना, तो अमल भी करो। अबीजान स्टिकी नोटिस चिपकाते बोली। ये क्या बात हुई? इस तरह तो दीवार ख़राब हो जाएगी ना। वो चेहरे के नीचे हाथ रख के बोली। जानी, ये दीवार है, इसका मुकद्दर आखिर को गिरना ही होगा, लेकिन ये जो मैं इस पे नोटिस लगा रही हूँ ना, ये तुम्हें तुम्हारी आखिरी ज़िंदगी में भी मदद करेगी। अब तुमने इसके मुताबिक इस पूरा हफ्ता नमाज़ पढ़नी है। फिर हम नए लगा देंगे। लेकिन अभी जान, इस तरह तो हमें स्टिकी नोट्स के लिए मनी खर्च करनी होगी। बच्चे, पैसा हाथों की मैल है, इस मैल को साथ साथ धोना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। अब रेगुलर नमाज पढ़नी है। वो इससे ऑर्डर देने के अंदाज में बोली और वो मान गई। मिसेस रायान, वो जो माजी की यादों में डूबी थी, हैरत से इसे देखने लगी। अरे, तुम तो मुस्कुराती भी हो। इसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और चेहरा अजली सपाट हो गया। अरे, ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुमसे फिर पकाने जैसा मुंह बना लो। मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। आपको पता है आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कितना बड़ा ख़तरा मोल लिया है। अरे बेगम जी, हम ख़तरों के खिलाड़ी हैं। चले, अब फ्रेश हो आए, नीचे भी जाना है। वो बड़े स्टाइल से बोला। क्या खाना? नहीं, आपको नीचे आना पड़ता है। अब चलो, आना पड़ेगा। अब चलो भी। वो इसकी बात काट कर बोला और वो गहरा सांस लेकर रुक गई। वो नीचे आई तो पहले ग्रैनी ने दोनों के माथे चूमे और इनको दुआएं दी। फिर हुंजा का हुलिया देख के उसे डांटा। ये क्या उजरा हुलिया बना रखा है? नई नवेली दुल्हन हो, सजा सवरा करो। वो महज धीरे से इस बात में सर हिलाकर रह गई। वो जिस कुर्सी पे बैठी थी, रायान उसके साथ वाली पर बैठ गया और इसके लिए खाना डालने लगा। मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती, वो धीरे से बोली। खाओ वरना। और अभी हुंजा का सच में इस वरना का कत्ल करने का दिल चाह रहा था, यानी कि हर चीज़ में ब्लैकमेलिंग। जैसे ही नाश्ते से फारिग होकर ग्रैनी कमरे में चली गई, लड़कियों ने हुंजा और रायान को घेर लिया। हुंजा दी, इन कंजूस शख्स ने आपको मुँह दिखाई में कुछ दिया भी या नहीं? अमल मुस्कुराहट दबाकर बोली, जिस पे हुंजा कंफ्यूज हो गई। चुड़ैल, शर्म करो, तुम्हारी भाभी है, और वैसे भी मैं अपनी बेगम को मुँह दिखाई तुम सबके सामने दूंगा। वो कह के हुंजा के सामने एक घुटना ज़मीन पे रख के बैठा। बच्चियों ने फिर हुडिंग शुरू कर दी। उसने जेब से एक पायल निकाली और उसकी जानिब देखा। इजाज़त है? वो कुछ न बोली। बोलती भी क्या, इन भाई बहनों ने कभी इसकी सुनी थी जो अब सुनते। उसने इसके पाँव में पायल पहना दी और सारी बच्चियों ने मिलकर तालियां बजाई। रायान ने जानकर इस पल का इंतज़ार किया था, क्योंकि अकेले में वो कभी भी ना लेती। ये इसलिए इसे इस मौके की तलाश थी और उसे ये बेस्ट मौका मिल गया। अच्छा बच्चियों, अब अपने काम करो, मैं ज़रा अपनी बेगम को घूमने लेकर जा रहा हूँ। हुंजा को इस पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन खामोश रही। सब बच्चियाँ अपने अपने काम करने चल दी। आखिर में अमल जाने से पहले रायान को आँख मारना ना भूली, जिस पे वो मुस्कुरा के रह गया। वो इसे खेतों में ले आया और गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। वो खामोशी से बाहर निकल आई। वो दोनों खेतों में चलने लगे। खेत इस वक्त सुनसान थे और वो दोनों भी खामोश। ज़िंदगी से तुम इतनी मायूस क्यों हो? रायान ने बातों का सिलसिला जोड़ा। ज़िंदगी से भी भला कोई मायूस होता है?
वो तो इंसान को मायूस करती है। तो तुम खुश रहो, ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाएगी। आपके लिए ये कहना आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम तो उठाओ, तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो इसकी तरफ रुख मोड़कर बोला। मेरा हमकदम कोई नहीं हो सकता। वो तलखी से मुस्कुराई। मैं बनूंगा, वो एतमाद से बोला। आपकी गलतफहमी है, मैं तुम्हें सच करके दिखाऊंगा। सोच है आपकी, हकीकत बना लो तुम। ये सब ऐसा नहीं है जैसा समझ रहे हैं, वो थके लहजे में बोली। अक्सर दुख शेयर कर लेना चाहिए। आपके दुख में आपका कोई साथी नहीं होता। हर दुख बिला आखिर आपको खुद ही सहना होता है, फिर चाहे जल्द या बदीर। तुम ज़िंदगी इंजॉय करना सीखो। रायान ने बात बदलने में ही आफियत जानी। ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए नहीं है, यूँ छोटी छोटी खुशियाँ मनाओ। देखो ज़िंदगी किस कदर हसीन है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले चिल्लाते हैं। हुंजा ने हैरान नज़रों से उसे देखा। अरे देख क्या रही हो, फॉलो करो मुझे। हुंजा, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया, जिस पे हुंजा ने इस सरफिरे को अजीब निगाहों से देखा। अब तुम्हारी बारी, उसने नफ़ी में सर हिलाया। चिल्लाओ बेगम जी, वरना। वो कहता इसकी जानिब एक कदम बढ़ा जब वो चिल्लाई हुंजा, लेकिन इसका चिल्लाना ऐसा था जैसे चिड़िया चू चू करती है। तुम इसे चिल्लाना कहती हो? देखो इस तरह। हुंजा, अब तुम्हारी बारी। मुझसे नहीं होगा। करती हो के? अच्छा। हुंजा, वो फिर से चिल्लाई, मगर आवाज़ अभी भी इतनी ऊंची ना थी। मज़ा नहीं आया। ज़ोर से वो अब के इसकी जानिब थोड़ा और बढ़ा। हुंजा, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई, जिस पे रायान मुस्कुराया। एक और दफ़ा। हुंजा हुंजा हुंजा। वो चीखते चीखते अचानक ज़मीन पे बैठ गई और रोने लगी। रायान बौखला के उसके पास बैठा। वो ज़मीन पे हाथ मार मार के अपना नाम दोहरा रही थी। इसकी हालत गैर हो रही थी। रायान ने इसे कंधों से थाम कर रिलैक्स करना चाहा, मगर बेसुध वो चिल्लाई जा रही थी और रोती जा रही थी। आखिर रायान से बर्दाश्त ना हुआ और उसे खुद में संभाल लिया। रिलैक्स हुंजा, कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। रिलैक्स रिलैक्स। अब के इसकी सांस नॉर्मल होने लगी और वो झटके से इससे अलग हुई और बेइख्तियार रायान को अपना किया गलत लगा। आई एम सॉरी हुंजा, चलो घर चले। वो खामोशी से उठी और गाड़ी की जानिब चल दी। इनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था, जिसमें हुंजा थोड़ी बेटर फील कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ रायान की वजह से। क्या कहूँ इस दिल की आवाज़ को, जान दुश्मन बन बैठी है मेरी। रात को वो खाने के बाद हुंजा को ज़बरदस्ती वॉक के लिए बागीचे में ले आया। वो वॉक कर रहे थे जब रायान हुंजा की जानिब घूमा। तुमने झूला झूलना है? हुंजा ने खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया, जिस पे रायान का दिल अपना सर पीटने को चाहा। जो भी तुम्हें कहूँ उस पे ना कहना ज़रूरी है क्या? फिर उसका हाथ पकड़ के उसे झूले के करीब ले आया। बैठो। हुंजा ने एक नज़र रायान को देखा, फिर खामोशी से झूले पे बैठ गई। रायान झूले के पीछे गया और झूला झुलाने लगा। तुम्हें पता है अमल को झूला लेना कितना पसंद है, लेकिन तुम तो उफ। वो और भी कुछ कह रहा था, मगर हुंजा माजी में पहुंची हुई थी। अबीजान ये देखे, वो झूला ऊंचाई पे ले जाके फूल चुनती अबीजान से बोली। मेरी जान, आहिस्ता, गिर जाओगी। अबीजान, मुझे छोटी चच्ची का बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसने मुंह बनाकर कहा। अरे ऐसा क्यों? अभी कल ही तो तुम उनसे मिली थी और एक ही नज़र में नापसंद हो गए। अबीजान, आप मुझे वहाँ क्यों लेकर गई थी? उन सब के लिए मैं कोई मानी नहीं रखती। नहीं मेरी जान, तुम्हारे चचा ने ही मुझे कहा था कि तुमको लाती रहा करूं। आखिर तुम इनके भाई की आखिरी निशानी हो। अबीजान फूलों की एक टोकरी में फूल लड़ी पिरोते हुए बोली। नहीं अबीजान, आतिफ भाई मुझे घूर घूर के देख रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। अबीजान के हाथ एक पल को थमे। कोई बात नहीं, अगली मर्तबा तुम उनके सामने ना जाना। हाँ ठीक है। वो झूला और तेज़ चलाने लगी। जब इसका बैलेंस ख़राब हुआ और वो नीचे गिर गई और रोने लगी। अबीजान दौड़ के उसके पास आई। कहा था ना झूला आहिस्ते लेना, मेरी सुनती ही नहीं। अब रोना बंद करो, बेड पे चलो। बेड पीपल क्राइंग। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। रायान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आई। आर यू ओके? उसने इस बात में सर हिला दिया।
मैं अंदर जाना चाहती हूँ, वो कहकर उठ गई और रायान भी कंधे उचका के उसके पीछे चल दिया। वो कमरे में खेल रही थी जब कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई और किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। कौन है? 11 साला हुंजा लरजते लहजे में बोली। मेरी जान। इस आवाज़ पे वो मुकम्मल तौर पे लरज उठी। आतिफ भाई, कितनी मर्तबा कहा है भाई ना कहा करो। उसने हुंजा को कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। आतिफ भाई, दूर रहे मुझसे। क्या भाई भाई लगा रखा है? आज तेरे भाई बोलने का भूत उतारता हूँ, वो गलाजत से बोला। जब हुंजा ने इसे धक्का दिया वो चौंका। वो चूंकि इस अफादात के लिए तैयार न था, 3-4 कदम पीछे हो गया। इससे पहले वो इसे दोबारा पकड़ता, हुंजा ने अंधेरे में वास टटोला और इसके सर पे दे मारा। इसके सर से खून का फव्वारा उबल आया और हुंजा बाहर की जानिब दौड़ गई। वो अपने चचा के घर से बाहर की जानिब भी भाग रही थी जब अबीजान से टकराई। अरे मेरी जान, क्या हुआ? और ये तुम्हें इतनी सर्दी में पसीने क्यों आ रहे हैं? अबीजान मुझे यहाँ से ले चले, वो रोते हुए बोली। तो अबीजान ने और कोई सवाल करना मुनासिब ना समझा। हुंजा, उठो यार, आर यू ऑल राइट? उसके कानों में आवाज़ गूंजी और फिर उसके चेहरे पे पानी के छींटे पड़ना शुरू हुए जो इसे ख्वाब से बाहर ले आए। रायान इसके चेहरे पे पानी की हल्की हल्की छींटे मार रहा था। आर यू ओके? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नाइटमेयर टाइप? वो खामोशी से उसे तकती रही, फिर दोबारा आंखें मूंद ली और धीरे से बड़बड़ाई। मैंने नहीं मारा। अगले दिन सुबह। क्या लगता है? मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कोई डॉक्टर हूँ। आपकी शादी पे जो तुम किसी काम की भी हो? रायान चिढ़ के बोला। आपकी शादी पे जो लड्डू ठूस रहे थे ना, वो मैंने ही बनाए थे। अमल ने भी हिसाब चुकता किया। वो दोनों इस वक्त बागीचे में टहल रहे थे। तुम्हारी मेहरबानी यार, समझो ना, वो हर रात पसीने में शराबोज हो जाती है और कल रात तो बाकायदा रो रही थी। रायान बेचैनी से बोला। क्या पता उसे नाइटमेयर का मसला हो। मैंने पूछा था, वो खामोश रही। कहीं इसका ताल्लुक इनके पास से तो नहीं? अमल ने बहुत सोच के कहा। मुझे भी यही लगता है। फिर क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे ही कुछ बता दे। अमल ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। आप तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम सैर के लिए चलते हैं। रायान कमरे में उसको कह के जाने लगा जब वो बोली, मेरा जाना ज़रूरी है? आपका ये सवाल करना ज़रूरी है? वो खामोश रही। जल्दी से तैयार होकर आइए, वो कह के नीचे चला गया। वो गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो नीचे आती दिखाई दी, रायान की निगाहें जैसे इस पर स्टिल हो गई। आज वो रोज़मर्रा की तरह काले जोड़े में नहीं थी, बल्कि उसने नेवी ब्लू कलर का पाँव तक आने वाला फ़्रॉक पहन रखा था। नीचे चूड़ीदार पैजामा, दुपट्टे को हिजाब के स्टाइल में ही लिया था और लाइट सी ज्वेलरी भी पहनी थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी तो रायान बोला, तुमने सादगी में ही मुझे अपना असीर कर दिया था। आज तो पूरी तैयारी के साथ मेरे चारों शाने चित कर दिए हैं। इसकी बात पे इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन तो ना आया, मगर चेहरे का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिस पे रायान मुस्कुरा दिया। वो गाड़ी को इधर उधर यूं ही सड़कों पे घुमा रहा था जब उसे गोलगप्पों वाला दिखा। उसने सुना था कि लड़कियां गोलगप्पों की दीवानी होती है, लेकिन फिर इसे याद आया इसके साथ लड़की नुमा रोबोट बैठी थी। फिर भी उसने पूछना लाजमी समझा, गोलगप्पे खाओगी? इसकी बात पे हुंजा के कानों में एक आवाज़ गूंजी, बज़ौक़ लड़की, गोलगप्पे से कौन ना करता है? अबीजान, आप इस मामले में बिल्कुल जुनूनी है और तुम पागल। हाँ। रायान हैरत से इसे देखने लगा। ये पहली मर्तबा ही था कि इसने किसी चीज़ पे रजामंदी दी हो। वो फ़ौरन उतरा और 2 प्लेटें बनवा लाया। खाते वक्त हुंजा के आंसू जारी हो गए और रायान समझ ना पाया कि ये गोलगप्पों के अंदर मिर्ची की वजह से था या वो रो रही थी। मिर्ची तेज़ है, वो आंसू साफ करते नफ़ी में सर हिला गई। हुंजा, मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हारा साथी हूँ। क्या मुझसे भी कुछ शेयर नहीं करोगी? हमने ज़िंदगी साथ गुजारनी है, ऐसे तो ये सब नहीं चलेगा। हुंजा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। आप मुझसे नफ़रत करेंगे? तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ? अक्सर इंसान को जो लगता है वो होता तो नहीं। आजमा के देख लो, वो एतमाद से बोला। होने से डरती हूँ। रायान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। क्या मुझे पसंद करती हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया। आपके साथ आज़ाद फील करती हूँ, तो मैं तुम्हें हर कदम पे सपोर्ट करूँगा, बिलीव मी।
हुंजा ने इसे एक नज़र देखा और आंखें मूंद ली। माजी ऊद ऊद कर इसके जहन में सांप की तरह डसने लगा। मेरी पैदाइश में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। जिस वक्त मुझे होश भी नहीं थी, लोगों ने मुझे बदकिस्मत कहना शुरू कर दिया। 5 साल की हुई तो ताया अबू ने अपने दोस्त से शादी करवा दी और वो निकाह के बाद मर गया। सब लोग अब मुझसे नफ़रत करने लगे। ऐसे में चची का सहारा था, मगर वो भी मेरी 9वीं सालगिरह पर खालिक हकीकी को जा मिली। मैं एक मर्तबा फिर से बेआसरा हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा। चचा ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर अल्लाह ताला ने थोड़ा रहम किया और मुझे अपनी जान के पास पहुंचा दिया। वो बहुत अच्छी खातून थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। ऐसे में वो मेरा और मैं उनका आखिरी सहारा बने। अबीजान बहुत नेक थी और मुझे हर चीज़ समझाती थी। फिर जब मैं 11 साल की हुई तो छोटे चचा के अपने भाई की आखिरी निशानी पे प्यार आ गया। हम अक्सर वहाँ जाने लगे। मगर फिर आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। इनके बेटे आतिफ ने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की और मैंने पास पड़ा गुलदान उसके सर पे मार दिया। मेरी इंटेंशन उसे मारने की नहीं थी, मगर खून के लगातार बहने की वजह से वो मर गया। रायान, मैं कातिल नहीं थी, वो गलती थी सच में। वो कह के सांस लेने को रुकी और रायान को देखा जो उससे ही देख रहा था। अबीजान जब मुझे घर लाई तो मैंने उन्हें सब बता दिया उनको। जब कुछ ना सूझा तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मुझे पढ़ने के लिए इस्लामाबाद भेज दिया, जहां मैं फिर तन्हा हो गई। मैं वहां दोस्त नहीं बना सकी। मुझ में इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं वहां अपनी इमेज ख़राब कर देती। मैंने बायवुड यूनिवर्सिटी में डबल मास्टर्स किया और गाँव लौट आई। अभी मुझे आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अब अबीजान भी तिब्बी मौत मर गई, मुझे तन्हा छोड़ गई। फिर भी शायद अल्लाह मुझे ज़िंदा रखना चाहता था, इसलिए मुझे फिर सहारा दे दिया। मगर मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। दिन ब दिन मैं खुद को बदकिस्मत समझने लगी और ख़ुद पे खुशियाँ हराम कर ली। मेरी ज़िंदगी यही थी, माजी और इसकी तल्ख़ यादें। मगर फिर आप आ गए दोबारा मुझे ज़िंदगी की तरफ लाने में। मैं आपसे इसलिए ही भागती थी। आप मेरे साथ हर लम्हा ख़तरे में है। मैं और किसी की मौत नहीं देख सकती। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं। वो कह के फिर रोने लगी। मगर आज रायान ने इसे नहीं संभाला, इसकी दिल का गर्द निकलने दिया। इसने रायान को अपनी ज़िंदगी का हर दुख बता दिया और अब वो रो रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि रायान अपनी ज़िंदगी ही से मुंह मोड़ लेता। जब थोड़ा संभली तो रायान ने टिशू उसकी तरफ बढ़ाए। बस यकीन जानो, तुम बहुत मासूम हो। हुंजा ने हैरत से उसे देखा। हुंजा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। दुनिया है, इनके पास ज़बान है तो वो बोलेंगे, हम बोलेंगे ही। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि इसे जहन पे सवार लो या गोली मारो। हुंजा, ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र ख़त्म, इंसान ख़त्म। किसी ने भी यहाँ ताक़यामत जीना नहीं है। लोग आते जाते हैं, मरते जीते हैं। फिर तुम किसी की मौत का कसूरवार क्यों खुद को करार करती हो, तसव्वुर भी क्यों करती हो? बात इस कमज़र्फ़ इंसान की है जिस उस शख्स को तो मौत से भी ज़्यादा बुरी सज़ा का मुस्तहिक था। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। इसने वही पाया जो उसने बोया। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए शुरू से ही एक मिस्ट्री थी जिसे सॉल्व करना मेरा शौक़ बन गया और पता ही नहीं चला वो शौक़ मोहब्बत में कब तब्दील हो गया। तुम्हें देख देख के मैं अंदर ही अंदर कटता। इतनी प्यारी लड़की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। तुम एक बात याद रख लो मिसेस, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, रायान हमेशा रहेगा। अब इन आँखों को मत सुझाना, कसम से दिल में ठेसें उठती है। वो कह के मुस्कुराया और हुंजा ने इसे हैरान नज़रों से देखा। क्या कोई इंसान इतना अजीब हो सकता है? अब ऐसी निगाहों से ना देखो, वैसे ये हेज़ल ग्रीन आइज़ असली है। वो धीरे से मुस्कुराई और रायान भी, मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। अब इसके आगे की ज़िंदगी मुस्कान की कैसे
हुंजा की कैसे गुज़रती है, उसकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आती है, क्या तब्दीली आती हैं, ये जानने के साथ लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।